ओनरशिप रिव्यूज़ हम अपने चैनल पे कई सारे करते हैं, कई सारी कार्स के करते हैं, स्पेसिफिकली ईवीज़ के ओनरशिप रिव्यूज़ हमारे चैनल पे बहुत सारे आते हैं। लेकिन उन ओनरशिप रिव्यूज़ में भी कई बार ऐसे कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि लोग कहते हैं कि यार उन ओनर्स को ज़्यादा आना चाहिए जिन्होंने एटलीस्ट 1 साल हो गया हो या ज़्यादा किलोमीटर चला ली हो। लेकिन इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि हमें जब भी कोई ओनर्स अप्रोच करते हैं, चाहे वो 2000 चलाई हो, चाहे वो 20,000 चलाई हो, तो हम लोगों का ये रहता है कि आप अपना आइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन आज एक वीडियो और हमारे पास अतुल जी लेकर के आए हैं, जिसमें उन्होंने चला ली है 26,000 किलोमीटर 1 साल के अंदर। तकरीबन 1 साल हो गया अतुल आपको? यस। सो 26,000 किलोमीटर्स चला चुके हैं। और ये डिटेल रहने वाला है वीडियो, बिकॉज अगर आप पंच ईवी लेना चाह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा एक एक्सटेंसिव डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू, जहाँ पर ओनर ने 1 साल में 26,000 किलोमीटर, मैं मानता हूँ 26,000 किलोमीटर 1 साल में एक अच्छा खासा फिगर है, एक अच्छा नंबर है। उस 1 साल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू द चैनल। और अतुल हमारे पास जो है वो काफ़ी दूर से आए हैं, आप नंबर देख सकते हैं, यूपी 14 गाजियाबाद का नंबर है ये। गाजियाबाद का नंबर। सो ऑलरेडी हम अपने चैनल पे कई सारे punch.ev के ओनरशिप रिव्यूज़ कवर कर चुके हैं, लेकिन ये वीडियो जो है डेफिनेटली एक अलग पर्सपेक्टिव से रहेगा। अलग ओनर का है तो उनका डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी अलग रहा होगा। अतुल, आपसे अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये गाड़ी 2024 फरवरी में इसको परचेज़ किया था गाज़ियाबाद से ही, और उसके बाद से अराउंड लाइक 13 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी को, और मैंने इसको 26,000 जैसे आपने बताया उसको क्लॉक कर चुका हूँ मैं अभी तक। बाकी इस गाड़ी को लेने का रीज़न ये था कि मेरे को एक छोटी गाड़ी चाहिए थी सिटी पर्पस से, ठीक है, जो कि क्योंकि मेरी सेल्स की जॉब है तो मेरे को ये था कि मैं छोटी गाड़ी रखूं जो आराम से सिटी में पार्क भी हो जाए, कहीं पे कंजेस्टेड एरिया हो तो वहाँ पे इजीली ये पार्क हो जाए, और इसके अलावा मतलब इतना स्पेस हो गाड़ी में कि मैं थोड़ा इजीली 4 लोग अगर जा रहे हैं तो उनको बैठा के मैं कहीं जा सकूं। इस पर्पस से मैंने इस गाड़ी को परचेज किया। सेकेंडली ईवी परचेज करने का मेरा रीजन ये था कि मेरी रनिंग जो है थोड़ी हाई है, मतलब कि मेरी 50, 60, 70 किलोमीटर की डेली रनिंग है। इसके अलावा भी अगर मैं जॉब के अलावा आपको बात करूं तो वीकेंड्स पे भी मेरी रनिंग हो जाती है 80 से 100 किलोमीटर की। अच्छा। तो ये मेरा था कि क्योंकि इससे पहले मेरे पास स्विफ्ट थी, स्विफ्ट VXI पेट्रोल मॉडल जो मैं चलाता था, उसमें मैंने बाद में CNG भी फिट कराया था। ठीक है। तो उसका जो मेरा कॉस्ट आता था काफ़ी हाई होता था, क्योंकि इनिशियल फेज में जो CNG के प्राइसेस थे थोड़े लो थे, लेकिन बाद में जाते जाते 2023 के एंड में और 24 में आके CNG के प्राइसेस भी काफ़ी हाई चले गए थे। अराउंड इस टाइम गाजियाबाद में क्या रेट चल रहा है CNG का? 81, 82 82 के आसपास। ठीक है। सो इसी रीजन से मैंने सोचा कि यार गाड़ी मेरी मेजरली 90% सिटी में ही चलती है, 10% होता हुआ जो हाईवेज पे मैं रन करता हूँ, कभी लॉन्ग ट्रिप हो जाती है। इसी रीजन से मैंने फिर इसको परचेज किया। बहुत से लोग आज की डेट में बात करते हैं कि यार आप ईवी के लिए जाते हैं तो ईवी में आपको रेंज एंग्जाइटी रहता है, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू रहता है, इससे बेटर CNG ले लेनी चाहिए। CNG भी उतनी सस्ती पड़ती है, लेकिन आपने बोला कि CNG की कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ रही थी, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आपस में। तो आप अब दोनों चला चुके हैं तो आप बेटर बता पाएंगे कि यार CNG ज्यादा सस्ती पड़ती है या ईवी ज्यादा सस्ती पड़ती है? ठीक है, देखिए क्या है ना कि मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मैं आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो CNG का रेट भी 81, 82 जैसे मैंने आपको बताया, डीजल का 88, 89 है, और साथ में पेट्रोल का 96, 97 है। तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। रेट का डिफरेंस करें, वहीं पे जो माइलेज का डिफरेंस है, पेट्रोल में अगर आपको 14-15 कोई गाड़ी माइलेज देती है, साथ में CNG की गाड़ी वही 23, 24, 25 का माइलेज देती है, तो हो सकता है माइलेज में थोड़ा डिफरेंस हो, बट रेट्स में ऐसा कोई डिफरेंस मुझे लगता नहीं आज के टाइम पे। अब मेरा मोटिव ये था कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या फील व्हिच वन इज चीपर? हाँ, यस। तो देखिए, अगर मेरा रनिंग ज़्यादा बेटर है, मतलब ज़्यादा अच्छा मेरा रनिंग है, तो मैं ईवी पे ही जाऊंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 90% जो मेरी रनिंग है वो सिटी में ही होती है। और दूसरा आपने बोला कि रेंज एंग्जाइटी वाला जो पार्ट था कि मेरे को होती है कि नहीं, मैंने सोचा था कि नहीं। जब मैं इस गाड़ी को परचेज़ करा था उस टाइम मेरे को थोड़ा लगा कि यार अगर मैंने ये परचेज़ करी और मेरे को कहीं दूर जाना पड़ा तो कहीं मेरे को ऐसा ना हो कि यार इसमें बैटरी कम बच गई है, मैं कैसे इसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाऊँगा, या क्या रीज़न था। बट जब मैंने सेल्स पर्सन से बात करी कि इसका कितना रेंज आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली, तो उन्होंने बोला कि 250 से 300 किलोमीटर इसका रेंज मिल जाएगा आपको। तो मैंने फिर वो कैलकुलेशन किया कि मैक्सिमम मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 150, 200 किलोमीटर चला लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं चला पाऊँगा एक दिन में। इन केस आपको जरूरत पड़ेगी तो फास्ट चार्जेस लगे हुए हैं, पूरे सिटीज़ में लगे हैं, इवन हाईवेज पे लगे हैं। मैंने अभी लॉन्ग ट्रिप्स भी करी है, तो उसके बेसिस पे भी मैंने ये कैलकुलेशन किया है कि हाँ, इंफ्रा बढ़ रहा है धीरे धीरे, बट कुछ प्रॉब्लम्स है इंफ्रा में भी जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे भी। बिल्कुल। प्रॉब्लम्स ये हैं कि कहीं कहीं पे ऑल्दो मैं एक पॉइंट करना चाहता हूँ कि स्टैटिक का एक ऐप आता है इसका ईवी का, जो कि बहुत ही अच्छा मेरे को लगा। इसके अलावा मेरे को कोई भी ऐप मैंने यूज़ किया, टाटा का मैंने खुद का ऐप यूज़ किया, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसमें बहुत सारे एरर्स हैं।
इसके अलावा आयोन चार्ज का एक ऐप है, एक अर्थ जोन का एक ऐप है, वो भी मेरे को अच्छे नहीं लगे, बट स्टैटिक का ऐप काफ़ी बेटर है। चार्ज स्टैटिक का बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो रिलायबल है। रिलायबल है, यस। ऐप से आपका मतलब है कि रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यस यस। आप कहीं पहुंचे हैं तो आपको वहाँ पे ये नहीं आएगा कि यार दिखा तो रहा है ऑन है लेकिन वहाँ चार्जर नहीं मिला। यस यस। तो ये सब इश्यूज तो जो मतलब होता है कि एक एज अ ओनर मैं फेस कर सकता हूँ, तो वो तो गायब हो गए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि दिखा रहे हैं कि यहाँ पे चार्जेस लगे हुए हैं, बट जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे ना चार्जेस काम नहीं कर रहे होते किसी न किसी रीजन से। तो वो मेरे को एक इशू लगा कि अगर मैं लॉन्ग ट्रिप प्लान करता हूँ और लेट सपोज अगर मैं लॉन्ग ट्रिप में कहीं और जा रहा हूँ दूर, लेट सपोज यहाँ से मसूरी, यहाँ से देहरादून या ऋषिकेश कहीं पे भी, और उसमें मेरे को पता लगता है, जैसे मैंने एक ट्रिप की थी यहाँ से दिल्ली से लेके गाजियाबाद से लेके और हल्द्वानी की। ठीक है। कितना किलोमीटर था वो? इट वाज अप्रोक्सीमेटली 270 किलोमीटर्स। ठीक है। अब उसके बीच में एक गजरौला वाला एरिया आता है। हाँ। वहाँ पे एक स्टैटिक का चार्जर लगा हुआ है। बीकानेर वाला यस। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चार्जर्स तो वहाँ पे लगे हुए हैं, बट एक तो चार्जर्स वहाँ पे कम है, पहला पॉइंट तो ये है। आपको गजरौला पे ही मिलेगा? गजरौल पे ही मिलेगा या सुसु रूट पे, ठीक है, सीधा हल्द्वानी जाके या हल्द्वानी। तो वहाँ पे ना वो इंफ्रा नहीं है। अगर लेट सपोज किसी रीजन से कुछ हो जाता है और मेरे को जरूरत है फास्ट चार्जर की, तो मेरे को अवेलेबल नहीं होगा। हाईवे मसाला एक पॉइंट है वहाँ पे है जहाँ पे मैंने देखा, बट वहाँ पे चार्जर लगा हुआ है बट वो वर्किंग नहीं है अभी। करेक्ट। तो कुछ लोकेशंस पे ऐसा भी है जहाँ पे चार्जर्स लगा दिए हैं कंपनीज ने, बट वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक इशू होता है काफी बार। बाकी और भी रूट्स हैं, जैसे गाजियाबाद से ऋषिकेश वाला रूट हो गया, उसमें काफी चार्जर्स आपको मिलेंगे। ऑलमोस्ट आपको हर 50 किलोमीटर पे चार्जर मिल जाएगा। साथ में जयपुर वाले हाईवे पे आपको चार्जर्स मिल जाएंगे, बट आपको वो जो रूट मैं बता रहा हूँ कुमाऊं रीजन वाला, नैनीताल वाला, उस पे नहीं मिलेगा। थोड़ा आपको प्लान तो करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो आपको थोड़ा स्टैटिक ऐप में देख के या जहाँ से भी आपको देखना है उसको आपको थोड़े प्लानिंग बेसिस पे करना पड़ेगा। बिना प्लान के जाओगे तो कहीं ना कहीं आप, जब मैंने सीएनजी लगवाई थी 2022 में, ठीक है, उस टाइम ना सीएनजी पंप्स बहुत कम होते थे, ठीक है। तो उस केस में क्या था कि उस टाइम भी एक एंग्जाइटी होती थी कि यार सीएनजी पंप्स कहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट उसके साथ में ये वाला पॉइंट भी था कि पेट्रोल पंप्स तो होंगे, चलो सीएनजी नहीं मिला तो चलो पेट्रोल भरवा लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कोई बैटरी वाला पार्ट है इसमें, कोई इंजन वाला पार्ट तो कहीं से है नहीं, हाइब्रिड तो नहीं है कि पेट्रोल भरा लिया और चल दिए। तो इसमें यह है कि हाँ, थोड़ा प्लानिंग मैं बोलूँगा करनी तो पड़ेगी अगर ईवी आप लेते हो तो। मैंने ये देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं जो ट्रिप्स करते हैं लॉन्ग ट्रिप्स, वो उनका 10 से 20% का ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ईवीज परचेस कर रहे हैं आज के टाइम पे, अगर वो 250-300 किलोमीटर वाली ईवी परचेस कर रहे हैं, जैसे पंच हो गई आपकी, नेक्सॉन का 40 किलोवाट वाला बैटरी पैक आ गया, अब तो 45 आ गया है, तो उस केस में लोग मेजरली तभी परचेस कर रहे हैं कि उनको सिटी में ही रन करना है। बट लॉन्ग रूट्स पे तो ऐसा सच नहीं है। कुछ प्लान कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको स्टैटिक का बताया, और भी काफ़ी एप्लीकेशंस आ चुके हैं जो कि अभी इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है इसी के ऊपर कि ईवी को। अब तो इसका भी जो अपना जो Tata.ev का जो अपना ऐप आया है, क्या बोलते हैं, IRA करके जो है, उसमें भी तो उन्होंने कई सारे वेंडर्स को कर दिया है ना। आप ट्रिप्स पे टैग करोगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा। ये कौन सा वेरिएंट है वैसे अतुल? ये एम्पावर्ड LR है, टॉप मॉडल। इसमें एक सनरूफ वाला मॉडल भी आता है, बट वो मैंने परचेज नहीं किया क्योंकि उसका एडिशनली मेरे से टाटा ने बोला कि 50,000 आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा जस्ट फॉर सनरूफ। ओके। तो मेरे को ऐसा जरूरत थी नहीं सनरूफ की। हाँ। तो मैंने तो आपने एक तरह से टॉप मॉडल लिया विदाउट सनरूफ। विदाउट सनरूफ। क्या ऑन रोड क्या कॉस्ट पड़ा था आपको? ये मेरे को पड़ा था 15,20,000 रुपये, 15 लाख रुपीस में ऑन रोड आपको मिल रही थी। अब इसकी सर्विस पे आते हैं। हमने जो ऑफलाइन बात की थी, तो ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अभी गाड़ी को लेके भी हम बात करेंगे, पहले सर्विस पे आ जाते हैं। सर्विस से लेके आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आप मेंशन करना चाह रहे थे अतुल। करेक्ट। ये मेरा पर्सनल पॉइंट होगा, सब्जेक्टिव हो सकता है काफ़ी। मैं ये नहीं बोलूँगा सारे सर्विस सेंटर्स में ऐसा होता होगा, बट मैंने जितना अभी तक अपने इसकी 4 सर्विस हो चुकी हैं टोटल अभी तक, और चारों सर्विस पे जिस चारों में से 3 सर्विस सेंटर्स पे मैंने सेम सर्विस सेंटर पे कराया। तो एक सर्विस सेंटर है गाजियाबाद में ही, सागर मोटर्स करके। सागर मोटर्स पे मैंने सर्विस कराया, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार रहा है वहाँ पे तीनों ही सर्विसेज में। उनका कोई पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी नहीं है गाड़ियों की, जो हमारे पास में मारुति की सियाज भी है, उसमें हम कॉल करते हैं, वो शेड्यूल कर देते हैं और लेके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता। तो ये मेरे को एक पॉइंट लगा कि एज अ कस्टमर ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टाटा से। दूसरा मेरे को पॉइंट ये लगा कि वहाँ पे जो ये वॉशिंग करते हैं गाड़ी की, बाकी जो देखते हैं गाड़ी को, जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो भी करते हैं इसका, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि बहुत ही बेकार तरीके से उन्होंने गाड़ियाँ ऐसे पार्क कर रखी हैं वहाँ पे, गाड़ियाँ उन्होंने लगा रखी हैं और कुछ भी खोल के वो स्टार्ट कर देते हैं करना, बोल देते हैं कि सर आप सुबह छोड़ जाइए,
आपको गाड़ी मिलेगी शाम के 6 बजे। अब मेरे को ये समझ नहीं आता कि इस गाड़ी में ना कोई इंजन है ना कुछ है, तो आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? कि आपको ऐसा तो नहीं आपको इंजन ऑयल डालना पड़ेगा, अलग से कोई इसके कैलिपर्स तो आपको ठीक करने पड़ेंगे। हाँ, ब्रेक कैलिपर्स हो सकते हैं या आपको कुछ सॉफ्टवेयर के इश्यूज देखने हो वो सब, बट फिर भी 8-9 घंटे कौन लेता है ईवी के लिए, वो भी सर्विस करने में। 2-3 घंटे मेरे को आई थिंक एज कस्टमर सफिशिएंट होते हैं। तो ये मेरे को एक मेजर इशू था। साथ में एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब मैंने इसको 5000 किलोमीटर ड्राइव कर दिया था, उस पॉइंट पे ये जो एलईडी लाइट होती है टाटा की, ये वाला जो पॉइंट है, इस एलईडी लाइट में इशू आया था कि ये जल नहीं रही थी। तो मैंने इसको सर्विस सेंटर पे दिखाया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रात में जलती नहीं है जब भी ये ऑन होती है। तो उन्होंने बोला सर इसकी एलईडी लाइट खराब हो गई है, हमने चेक करा लिया है। ऑल्दो मुझे लगता है उन्होंने चेक नहीं कराया था, जहाँ तक मेरा पॉइंट है, ठीक है। तो उन्होंने नहीं कराया था, बट उन्होंने मुझे 2 घंटे बाद बोला सर हमने चेक करा लिया है और मैकेनिक बोल रहा है कि ये खराब है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब मैंने बोला ठीक है भैया रिप्लेस कर दीजिए आप। अब उन्होंने रिप्लेस करने के लिए मुझे बोला सर 15 दिन लगेंगे लाइट आने में। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये कोई, पहली बात कोई जर्मन कंपनी तो नहीं है कि जिनको, या कोई सीबी यूनिट तो नहीं है कि इसके पार्ट्स आने में आपको 15-20 दिन लग रहे हैं या 1 महीने लग रहा है। आप टाटा इंडियन मेड ब्रांड है, आपको आपके वेयरहाउस में ये चीज़ें पड़ी होनी चाहिए पहली बार, ठीक है। तो 15 दिन तो नहीं लगने चाहिए थे, ठीक है। फिर भी चलिए मैंने सोचा कि हो सकता है लगने हो। अब मैं उनको बोल के अपना ऑर्डर दे के चला गया घर पे। 4 दिन बाद ये लाइट खुद से स्टार्ट हो गई और मैंने उनको कॉन्टैक्ट नहीं किया। लेकिन मेरे को एज अ कस्टमर ये फील हुआ कि अगर मैंने कांटेक्ट नहीं किया तो उनको तो एटलीस्ट कांटेक्ट करना चाहिए था कि सर आपकी लाइट आ गई है, नहीं आई है, या सर आपकी लाइट में जो खराबी थी वो ठीक हुई कि नहीं हुई, या आप आ जाइए एक बार हम देख लेते हैं। तो मेरे को कोई भी ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपकी लाइट थोड़े दिनों बाद खुद ठीक हो गई थी? 4 दिन बाद ही खुद स्टार्ट हो गई। अच्छा, हो सकता है कुछ वायरिंग में इशू आ गया हो, या उसके बाद से ठीक चल रही है? बिल्कुल ठीक चल रही है। अच्छा, इसमें अभी अतुल ओवरऑल अगर हम देखें तो रेंज आप क्या निकाल रहे हैं? अगर सिटी में आप ड्राइव करते हैं, किस मोड में ड्राइव करते हैं, कितना रीजन रखते हैं? तो देखिए मैं लेवल 1 पे रीजन रखता हूँ इसका, लेवल 2 पे मैं यूजली बहुत ही कम रखता हूँ। और इसका जो रेंज मेरे को मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है 250 से 270 किलोमीटर। 250 मिल रहा है आपको? हाँ, 250 मेरे को एवरेज मिल जाते हैं, ठीक है। अभी आई थिंक थोड़ा सीजन चेंज हुआ है, वेदर चेंज हुआ है, तो गर्मी ज़्यादा आई है, तो अभी थोड़ा रेंज इसका जो एवरेज कंजम्पशन है बैटरी का वो थोड़ा बढ़ गया है। तो मुझे लगता है वो ऑल्दो ये स्टेबल हो जाएगा 116, 120, 130 पे आ जाएगा। बट जब 110 से और 125 के बीच में रहता है एवरेज कंजम्पशन, तो मेरे को 250-260 किलोमीटर मिल जाता है। सारा गेम ही उसी चीज़ का है? उसी चीज़ का ही है। ऑल्दो मैंने इसको 4% तक भी चलाया है गाड़ी को। मैं इसको 4% पे जब लेके गए थे तो गाड़ी में क्या क्या चेंजेस आए थे? गाड़ी में चेंजेस ये आए थे कि एक तो उसका स्पीड लिमिट होता है जो 50 के ऊपर आप चला नहीं सकते हो। बाकी इसके अलावा तो एसी बंद हो जाता है, 5 से नीचे बंद हो जाता है। तभी मैंने शायद नोटिस नहीं किया, वो तुरंत पहुंच गया मेरे। सो अब घर पे आप चार्ज करते हैं क्या, मतलब कौन सा चार्जर लगा हुआ है? तो इसके साथ मेरे को 3.3 किलोवाट का चार्जर मिला था, जो टाटा ने इंस्टॉल किया था, वही मैं यूज़ करता हूँ। और उन्होंने 7.2 वाला भी मेरे को बोला था लेने के लिए, बट उसका एडिशनल कॉस्ट मेरे को पे करना था। तो मैंने कहा देखते हैं बाद में, कभी जरूरत पड़े तो ले लेंगे। नहीं जरूरत लगती है आपको उस पर चार्जर? नहीं लगती। जो 3.3 किलोवाट वाला चार्जर है वो कितनी देर में इसको चार्ज कर देता है? अगर मैं इसको 10% पे लगाता हूँ तो ये मेरे को टाइम लग जाता है अराउंड 10 से 11 घंटे। 10 घंटे लग जाते हैं, 11 घंटे में हो जाती है। और अगर जैसे मैंने इसको 4% पे जब चार्ज किया था तो मुझे लगता है 12 घंटे लग गए थे। ठीक है। सो आपके लिए एक मेरी तरफ से गिफ्ट है अतुल, इन्वॉल्व की तरफ से इन्वॉल्व योर सेंसेस की तरफ से परफ्यूम आपकी कार के लिए। तो अभी समर्स आ रही हैं, समर स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये परफ्यूम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। तो अगर आप भी इन्वॉल्व योर सेंसेस का परफ्यूम की कार के लिए लेना चाहते हैं, बहुत सारे इसमें फ्रेगरेंसेस आते हैं, आप इनकी वेबसाइट involveyoursenses.com पे जाके चेक कर सकते हैं। नीचे कूपन कोड मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आप वो कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा अतुल, हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, बट और कोई प्रॉज एंड कॉन्स में से है जो आप कवर करना चाहते हैं? तो मैं थोड़े इसके कॉन्स पहले बता देता हूँ आपको, फिर मैं थोड़े प्रॉज भी बता देता हूँ। कॉन्स में मेरे को एक तो उसको जो पैनल गैप्स हैं यहाँ पे आप अगर देखेंगे, मतलब मेरे को लगता है टाटा की जो गाड़ियाँ हैं यूजुअली मैंने जो देखी हैं उसमें काफ़ी गैप्स आते हैं, पीछे भी काफ़ी गैप्स हैं जो इसका बूट स्पेस वाला एरिया है। बाकी स्पेस वाइज भी थोड़ा मुझे कम लगता है कंपैरिजन टू जो गाड़ी का साइज़ है। तो गाड़ी का स्पेस में मेरे को थोड़ा डिफरेंट मतलब प्रॉब्लम ये लगती है कि पीछे जो बंदे बैठे होते हैं उनके लिए थोड़ा कम स्पेस है। अगर मैं लेग स्पेस स्पेसिफिकली या कंफर्ट? लेग स्पेस भी कम है, हेडरूम इतना कम नहीं है, हाँ, बट लेग स्पेस मेरे को कम लगता है। और 5 लोग, अगर मैं 3 लोग पीछे बैठाता हूँ तो शायद ये इसमें अच्छे से इजीली हम लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पाए। 4 लोगों के लिए कंफर्टेबल है।
अदरवाइज वैसे कार का स्टांस आप देखेंगे तो प्रॉपर एसयूवी स्टांस आपको मिलता है, तो Yes. चाहे आप ड्राइविंग सीट पे हैं चाहे पीछे वाली सीट पे हैं, वो आपको कहीं मतलब हेडरूम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब वैसे ओके है। और कोई और मैं ये बोलूँगा, हाँ, प्रॉज में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे को इसमें ये 360 डिग्री कैमरा अच्छा लगता है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। अभी लास्ट ईयर भी आपने समर्स में इसको चलाया था ठीक ठाक, अभी भी समर ठीक ठाक आ चुकी है, एसी वगैरह सब ओके है, एसी में कोई हाँ, दिक्कत? एसी भी मैं इसको बोलूँगा बहुत बढ़िया, मतलब एक तरह का इसमें प्रॉज पॉइंट में मैं लेके आता हूँ इसको, एसी को भी। तो एसी का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, मतलब कि अगर 4 लोग भी इसमें बैठे हैं पीछे तक भी, ऑल दो पीछे इसमें एसी वेंट्स नहीं आते हैं, बट अब आने लग गए हैं जो नई वाली जो आई है मेरे ख्याल से। अच्छा, ओके। हाँ, बट एसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप इसको 7 स्पीड तक इसका एसी जाता है, तो अगर आप करोगे तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 मिनट में ये पूरा ठंडा कर देता आपका ये ऑटो एसी आता है ना इसमें? है। ऑटो एसी है, यस। और सस्पेंशन वगैरह खराब रोड पे कभी निकालना हो तो? मेरे को लगता है थोड़ा इसका स्टिफ है, हाँ। सस्पेंशन स्टिफ है। खराब रोड पे भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इशू आता है, पर अंदर बम्प्स फील होते हैं आपको? फील होते हैं, बम्पी फील होती है रोड क्योंकि स्टिफ है सस्पेंशन, तो फील होता है काफी। और बट वो जैसे स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहता हो। बट जैसे लॉन्ग रूट्स पे अगर आप इसको लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बॉडी पेन हो सकता है स्टिफ सस्पेंशन की वजह से, तो ये भी एक इशू है। मैक्सिमम कितनी स्पीड तक लेके गए हो इसको अतुल? मैंने इसको टेस्ट राइड पे ही टेस्ट किया था, तो मैंने 150 को चलाया था। 150 टच कर दिया था? यस, 150 से ऊपर ही जाती नहीं है, 150 हाँ, वो 152। लिमिट उसकी Yes, सेट yes. की हुई है। सो ओवरऑल अगर अपनी कार को रेटिंग देनी हो अतुल, आउट ऑफ 10 क्या रेट करोगे? सारे पॉइंट्स को एक साथ रखते हैं इंक्लूडिंग द सर्विस पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसको 10 में से 8 दूंगा। 8। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो प्योरली सर्विस पे कटे हैं, कुछ कार सर्विस के पे भी कटे हैं? और बाकी जो मैंने आपको पैनल गैप्स वगैरह बताया आपने, स्पेस का इशू बताया, वो इशू है। इम्प्रूवमेंट अगर नेक्स्ट जैसे अब पंच का एक फेसलिफ्ट और एक्सपेक्टेड है, सो वो उसमें अगर आप क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं है उसमें आप मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे कि टाटा उसको उस चीज़ को कंसिडर करे जरूर? तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि गाड़ी के हिसाब से, जिस साइज की कार है उस हिसाब से स्पेस तो होना चाहिए कार में, जो कि नेक्स्ट टाइम अगर टाटा लॉन्च थोड़ा सा स्पेस और निकालने की कोशिश करें टाटा उसमें से। स्पेशली पीछे की तरफ, आगे तो फिर भी स्पेस ठीक है। ठीक है। दूसरा, इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता है, तो मुझे ये वाला पॉइंट भी मतलब बेकार लगा। देखो क्या होता है ना, काफ़ी बार एज अ कस्टमर मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एज अ कस्टमर कोई गाड़ी परचेज करने जाता हूँ तो मेरे को ना 20,000 25,000 रुपये देने में ना एक्स्ट्रा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं उसको लेके आ जाता हूँ घर पे, तब मेरे दिमाग में ना साइकोलॉजी फॉर्म में ये लगता है कि अब मैं क्यों खर्च करूँ, वो मिसिंग है, वो मिसिंग चीज़ चीज़ है। हाँ। तो ये ना काफ़ी कस्टमर्स सोचते हैं ऐसे। अच्छा, ये पॉइंट ना बहुत वैलिड है और बहुत सारे लोगों ने अतुल ये पॉइंट रेज किया है हमारे चैनल पे, और एक बहुत वैलिड पॉइंट इसलिए भी है बिकॉज आप सीएनजी में जहाँ पर आपके पास स्पेस नहीं है फिर भी आप जो है एक स्पेयर व्हील का ऑप्शन दे रहे हैं। करेक्ट। और ईवी में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वहाँ प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे सीएनजी में तो आपके पास स्पेस क्रंच भी, आपने सिलेंडर भी डाल दिए, उसके बाद भी आपने नीचे उसको स्पेयर व्हील दे दिया। फिर ईवी में क्यों नहीं है? ईवी में होना चाहिए। करेक्ट, तो ये मेरे को एक मेजर पॉइंट लगा कि ये भी होना चाहिए था। ऑल्दो मैंने इसका फिर स्पेयर जो व्हील है वो परचेज भी किया है बाहर से, बट कितना कॉस्ट पड़ा आपको? मैंने वो सेकंड हैंड खरीदा है। अच्छा, तो वो मेरे को 2800 का पड़ा है। अच्छा, सेकंड हैंड 2800 का पड़ा, मतलब 4000 के करीब होगा नया। ऑल सबके साथ में। तो वो एलॉयज वाला नहीं होगा ना, नहीं, स्टील रिम वाला होगा वो। ठीक है। तो अब अतुल ने अपनी कार को दी है 8 पॉइंट्स, और जो मेजर जो इश्यूज उनको मुझे लगा कि अपनी कार के साथ है वो सबसे स्पेसिफिकली उनको है रियर सीट में अगर कोई लोग बैठते हैं तो स्पेस क्रंच है। दूसरा, उनको टाटा की सर्विस से एक मेजर इशू है, जो अगेन मैं बहुत सारे वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कस्टमर आकर के पॉइंट जो है वहाँ पे यहाँ पर रेस करते हैं। आई डोंट नो टाटा तक ये बातें जो है डेफिनेटली पहुँचती भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचती हैं, बट वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं और आने वाले टाइम में उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं देखना होगा। उसके अलावा ओवरऑल उनको कार से कोई इशू नहीं है, 26,000 किलोमीटर चला चुके हैं। और अतुल, आप रिकमेंड करते हैं कि अगर एक मिड साइज फैमिली कार लेनी हो तो टाटा पंच ईवी एक अच्छी ऑप्शन है? यस, आप ले सकते हो टाटा पंच ईवी, बट मैं आपको अभी एक चीज बताता हूँ कि अभी इसका प्राइस ड्रॉप भी हुआ है, आपको भी शायद ये पता होगा। 1-1.5 लाख रुपए कम हो गई है इसका प्राइस ड्रॉप। अब अगर किसी का बजट 15 लाख रुपए का ऑलरेडी है तो आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर नेक्सॉन ईवी 45, क्योंकि उसका प्राइस अराउंड 17 पॉइंट समथिंग है। तो अगर आप 15 का बजट बना रहे हो तो इंसान, हाँ, उसमें आपको स्पेस अच्छा मिलेगा, उसमें आपको बैटरी बड़ी मिल रही है, ठीक है, और ऑब्वियसली थोड़ा सा रेंज अच्छा मिलेगा, तो स्पेस भी है, बड़ी गाड़ी भी है, और तो ओवरऑल अच्छी गाड़ी है। तो अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता बाद में कि हाँ, उस टाइम कितना डिफरेंस था? देखिए उस टाइम जो एम्पावर्ड एलआर आता था उसका वो 21 लाख समथिंग का था। अच्छा, 5-6 लाख का फर्क था, 5.5 ये एक साल में कहानी कितनी चेंज हो गई है। ये विंडसर की वजह से हुई है। सही विंडसर जब लॉन्च हुई थी तो उन्होंने भी इसको 45 में लॉन्च किया। करेक्ट। तो ये तभी विंडसर ने मार्केट को पूरी तरह से हिला दिया है। करेक्ट।
तो खैर अच्छी चीज़ है, कंपटीशन होना भी चाहिए। Yes. बट जिन लोगों ने ऑलरेडी थोड़े ज़्यादा प्राइस दे के ले लिया ना, उनके लिए थोड़ा पेन पॉइंट है ये। और वो 6 महीने के डिफरेंस में हुआ है, ऐसा नहीं कि चलो 4 साल बाद हो रहा है। डिच फील होता है कि थोड़ा डिच हो हाँ, गया। लगता है क्योंकि अगर शायद मेरे पास उस टाइम 45 होता तो मैं नेक्सॉन EV 45 लेता। उस टाइम मेरे ख्याल से नेक्सॉन 45 आई भी नहीं थी ना। नहीं थी, ये अभी अक्टूबर में लॉन्च हुई, अक्टूबर नवंबर में। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। आई थिंक जितने पॉइंट्स अतुल ने शेयर किए हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल रहे होंगे। थैंक यू अतुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू अमन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अगेन एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।